एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है जेनेटिक्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट सेकंड। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेंडल सर के बारे में, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है। वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कब बने और उन्होंने क्या काम किया था, उनके काम को रिकॉग्नाइजेशन कब मिली, क्या चीजें उन्होंने यूज की थी, उन सब चीजों के बारे में हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है जो सबको पता होगा मोस्टली, वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जॉर्ज मेंडल, जो कि 1822 के टाइम पर जन्मे थे और 1884 के टाइम पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में उन्होंने इस तरीके का काम किया था कि इतने साल जाने के बाद भी आज भी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, मेंडल सर को बोलते हैं। और आने वाले टाइम पर भी फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलेंगे, मेंडल सर को बोलते हैं। सो मेंडल सर की स्टोरी क्या है, इन्होंने क्या काम किया था, कैसे किया था, क्या क्या चीजों को फेस किया था, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। मेंडल सर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे। और वहां पर वो एक सिंपल सी फार्मर फैमिली में बोर्न हुए थे। और देन अपनी फर्दर वो स्टडी शुरू करते हैं। जब वो थोड़े से बड़े हुए, उनकी स्टडीज कंप्लीट हुई 21 ईयर के, देन वो एक पूजनीय प्लेस में चले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर वगैरह होते हैं, तो उस जगह पर वो चले जाते हैं। और वहां से जाएंगे वो स्टडी के लिए। तो किसकी पढ़ाई करते हैं, बॉटनी की पढ़ाई करेंगे और फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। देन दोबारा से वो रिटर्न आएंगे ब्रोन में और वहां पर एज एन टीचर वर्क करते हैं। और वो टीचिंग 14 साल तक करेंगे। 14 ईयर तक मेंडल सर अपना जो जीवन है उन्होंने किस में दिया, टीचिंग में दिया। देन 1856, फर्स्ट ऑफ ऑल 1856 में उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर पी की दो वैरायटी है। किसकी, पी प्लांट की दो वैरायटी है। कुछ जो है वो कैसे है, टोल है, और कुछ कैसे हैं, ड्वार्फ है। इस चीज को उन्होंने देखा। ये चीज देखने के बाद उनको जो पी प्लांट है उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और फिर वो कंटिन्यूअसली 7 ईयर तक, 7 साल तक, 7 उनका शायद फेवरेट नंबर होगा, 7 साल तक यानी 1856 से 1863 तक उन्होंने जो ये पी की उनके पास वैरायटी प्रेजेंट थी उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना कंटिन्यू रखा। और उन्हें जो उनकी प्योर ब्रीड थी उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल गया। 7 साल तक जो मेंडल सर थे उन्होंने पी प्लांट के बारे में स्टडी किया। ओवरऑल बातें ये है। देन 63 के बाद उन्होंने कुछ ऐसे लॉ बताए, कुछ ऐसी चीजें बताई जिनसे ये पता चलता है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इन चीजों के बारे में किसने बताया था, मेंडल सर ने बताया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के बारे में जिसने सोचा था, इस चीज के बारे में जिसने ऑब्जर्व किया था, इस चीज के बारे में जिसने स्टडी की थी, वो कौन थे, मेंडल सर थे। और क्योंकि हम जेनेटिक्स के अंदर हमेशा ही पढ़ेंगे क्या, पेरेंट टू प्रोजेनिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, पेरेंट टू प्रोजेनिक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, उनके लॉ क्या होते हैं, यही चीजें पढ़ते हैं। और इन चीजों के बारे में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने इनकी स्टडी की थी, इनकी स्टडी की थी मेंडल सर ने। इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला गया है, मेंडल को बोला गया है। अब 1863 तक इन्होंने जो टोल और ड्वार्फ है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाना शुरू किया था। 63 के बाद 63 के बाद जो मेंडल सर थे उनके पास 34 वैरायटीज प्रेजेंट थी पी की, 34 वैरायटीज प्रेजेंट थी पी की। इन 34 वैरायटी में से उन्होंने केवल 7 वैरायटी पर ही काम किया था। 34 वैरायटी में से केवल 7 वैरायटी पर काम किया था। 22 वैरायटीज थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है। अब 63 के बाद उन्होंने चीजें एनालाइज करी। ठीक है, चीजें एनालाइज करने के बाद जो पी प्लांट उनके पास प्रेजेंट था
जिनके जो प्योर करेक्टर्स हैं उनके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता था। देन वो क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं पी प्लांट के अंदर ही, और देन रिजल्ट को देखते हैं। जब उनके पास बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल थी और जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू समझना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तब मेंडल सर ने अपनी पिछले सालों में पढ़ी हुई मैथ्स को यूज करते हैं, रेशियो को यूज करते हैं, और देन एक पूरा फॉर्मूला निकालते हैं और एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं। मतलब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे मेंडल सर जिन्होंने बायो के प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, बायो के एक्सपेरिमेंट को कैरी करने के लिए किसका यूज किया था, मैथ्स का यूज किया था। ठीक है। अब 63 के बाद मेंडल सर की जो भी स्टडी थी वो 1866 में ब्रून का एक न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होती है। अब न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो गई, ठीक है, जितनी भी मेंडल सर ने स्टडी की थी, कुछ जो मेंडल सर ने स्टडी की थी उनको माना गया, कुछ को नहीं माना गया। मतलब जब तक मेंडल सर जिंदा थे यानी 80-84 तक, तब तक उनके काम को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। उनने जो ये काम किया था, जो वेराइटीज वगैरह बनाई थी, रेशियो निकाले थे, पेरेंट टू प्रोजेनी करेक्टर कैसे ट्रांसफर होते, इन चीजों के बारे में बताया था, इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्लियर। मतलब जब तक वो जिंदा थे उन्हें ये तक भी नहीं पता था कि जो मैंने काम किया है वो सही है, या उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बनना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जो वर्क किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट तक नहीं किए गए थे। और इसके रीजन क्या है, इसके बहुत सारे रीजन है। और पहला रीजन क्या होगा, एट दैट टाइम जो डार्विन की थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बहुत ज्यादा पीक पर चल रही थी। मतलब पूरा का पूरा जो फील्ड है, बायोलॉजिकल फील्ड है, वो इसी चीज से रॉक था कि डार्विन की जो थ्योरी आई है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, तो इन चीजों के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में उस टाइम पर काफी डिटेल में स्टडी चल रही थी। तब मेंडल सर के वर्क पर शायद जो साइंटिस्ट की जो टीम है जो कि एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करती है और उसे रिकॉग्नाइज करती है, उनका शायद ध्यान ना गया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड चीजें ये थी कि जो मेंडल सर थे उन्होंने बायोलॉजी के प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, उस चीज को एनालाइज करने के लिए मैथ्स का यूज किया था। और बायोलॉजिस्ट के द्वारा एट दैट टाइम मैथ के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना शायद थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया हो, या उन्हें ये चीजें समझ में ना आई हो। और तीसरा जो रीजन था वो ये था कि जिस न्यूज़पेपर में मेंडल सर की जो स्टडी पब्लिश हुई थी, वो न्यूज़पेपर हर जगह पर नहीं मिलता था। इंटरनेट के जैसे तो है नहीं कि जैसे आज कोई स्टडी की है, कोई और रिकॉग्नाइज करे या ना करे, तो हम क्या करेंगे, अपना खुद का चैनल बनाया या खुद का कोई पेज बनाया, वहां पर हम अपनी स्टडी को डाल देंगे। देन कभी ना कभी तो वो रिकॉग्नाइज में आएगी, कभी ना कभी तो वो चीजें हमें उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा। बट एट दैट टाइम जो कम्युनिकेशन था वो इतना इजी नहीं था। मतलब क्या है कि जो ब्रून का जो न्यूज़पेपर था वहां पर जो पब्लिक थी हो गई स्टडी, लेकिन वो न्यूज़पेपर हर जगह पर नहीं मिलता था। इसलिए कुछ ही लोगों ने मेंडल सर की स्टडी को पढ़ा और कुछ को वो समझ में आई, कुछ को वो समझ में नहीं आई। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं कि मेंडल सर के जिंदा जी उनकी स्टडी को ना कोई नाम मिला, ना कोई रिकॉग्नाइजेशन मिली। अब 84 में वो तो जा चुके थे। अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो मेंडल सर की स्टडी थी वो इतने पीक पर हाईलाइट हुई, और ये दिन आ गया कि आज जेनेटिक्स का जब भी हम नाम लेते हैं तो कुछ और याद रहे या ना रहे, मेंडल सर जरूर याद रहते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है तीन साइंटिस्ट की वजह से। 84 का टाइम ड्यूरेशन चला गया, देन 90s आया 1900। एट दैट टाइम तीन साइंटिस्ट थे जो खुद उत्सुक थे जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने के लिए, कि हाउ टू कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर पेरेंट टू प्रोजेनी, इन चीजों के बारे में। तो वो तीन साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, फर्स्ट पहला जो नाम है वो था हुगो डी वेरिस। पहले साइंटिस्ट कौन थे, हुगो डी वेरिस। सेकंड कौन थे, कोरेंस, कार्ल कोरेंस। और तीसरे साइंटिस्ट थे टेशर मार्क। ये तीन साइंटिस्ट मिले 1900 के अप्रोक्सीमेटली। देन इन्होंने बताया
कि इन्होंने अपनी खुद की स्टडीज करी और इन्होंने बताया कि जो मेंडल सर ने डिस्कवरी की थी, जो मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट करके अपने कुछ लॉजिक, कुछ लॉ दिए थे, वो कहीं ना कहीं सही थे और उन्होंने चीजें बहुत आगे की सोच कर बताई थी और बहुत सही चीजें बताई थी जो शायद उस टाइम पर लोगों के द्वारा समझ में ना आ पाई, है ना। तो इन तीनों साइंटिस्ट के बदौलत जो मेंडल सर थे, उनकी स्टडी को एक रिकॉग्निशन मिला, उनकी स्टडी को नाम मिला और इसी की वजह, इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से ही आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स में किनका नाम पढ़ते हैं, मेंडल का नाम पढ़ते हैं। ठीक है। सो अब इसके बाद जो हम पढ़ने ये जाएंगे कि जो मेंडल सर थे उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जहां पर वो रह रहे थे वहां पर उन्हें पी ही प्लांट दिखे, है ना, तो उन्होंने सोचा चलो इसके ऊपर ही स्टडी की जा सकती है। लेकिन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बिना सोचे समझे तो कुछ करेगा नहीं, है ना, तो उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पी प्लांट उनके लिए बेनिफिशियल कैसे रहा, क्या चीज थी कि मतलब बहुत सही हुआ उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। यदि वो शायद किसी दूसरे प्लांट को चूज करते तो हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती, जिसके बारे में हम किससे पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी तो बस हम यही पढ़ने वाले हैं कि मेंडल सर ने पी प्लांट को चूज क्यों किया। सो लेट्स स्टार्ट। So question is what? Why Mendel choose pea plant? सो रीजन क्या है इसके, या फिर हम कह सकते हैं आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रीजन है वो ये है कि पी प्लांट एनुअली होता है, एनुअली, और इसको कितने मंथ लगते हैं, केवल 3 मंथ लगते हैं। हर साल जन्मेगा, हर साल ग्रो करेगा और केवल 3 मंथ लगेंगे इसे कितने में, ग्रो करने में, या फिर पेरेंट से प्रोजेनी आने में कितने मंथ लगेंगे, केवल 3 मंथ लगते हैं। पहला रीजन ये था। और जो दूसरा है वो ये रहेगा कि जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे। और यदि मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन भी होता होगा। और सेल्फ पोलिनेशन क्यों जरूरी है, जब सेल्फ पोलिनेशन होता है बच्चे तो उसका मतलब होगा कि जो पेरेंट है तो वो एग्जैक्टली उसकी प्रोजेनी उसके सिमिलर ही रहेगी, ये होता है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन की वजह से जो पी प्लांट है वो कैसा रहेगा, ट्रू ब्रीड। ट्रू ब्रीड मतलब उनके अंदर जो करेक्टर है, जो टोल है वो टोल ही रहेगा, उसका जो जीनोटाइप है वो भी टोल का रहेगा और जो फिनोटाइप है वो भी टोल का रहेगा। जो कि डॉफ है, जो कि छोटा है, उसका जीनोटाइप डॉफ वाला रहेगा, फिनोटाइप भी डॉफ वाला ही रहेगा। तो मतलब वो कैसा रहेगा, ट्रू ब्रीड रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब विजिबल कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, विजिबल। विजिबल कैरेक्टर इन द सेंस जस्ट लाइक फ्लावर का कलर हो गया, है ना, फ्लावर की पोजीशन हो गई, सीड का कलर हो गया, सीड की पोजीशन हो गई, उनकी हाइट हो गई, ठीक है, और भी अलग हो गया जैसे फ्लावर की पोजीशन हो गई, है ना, सीड कलर हो गया, सीड की शेप हो गई, पोड का कलर हो गया, पोड की शेप हो गई। तो ये चीजें कैसी थी, विजिबल थी, इन्हें हम फिनोटाइप इसका हम इजिली स्टडी कर सकते थे, है ना। तो ये थे रीजन जिनको मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। इसके साथ ही क्या था कि पी प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन करवाना भी बहुत ज्यादा आसान था। क्या था, क्रॉस पोलिनेशन करवाना भी आसान था। और पी प्लांट एक बार में नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। एक पी है हमारे पास, देखो ऐसा सा मटर होता है ना, ये क्या बना दिया मैंने, ये हो गया पी, है ना। यहाँ पे एक सीड प्रेजेंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे मतलब एक पी के अंदर ही नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक टाइम जब भी प्रोजेनी बनेगी तो बहुत सारे सीड हमारे पास आएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो ये रीजन है कि मेंडल सर ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट चीज है वो ये है कि पी प्लांट के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, जो कि हमने बहुत ज्यादा सुना है कि 7 करेक्टर्स थे पी प्लांट के, जो कि मेंडल सर के द्वारा चूज किए गए थे कि इन करेक्टर्स के ऊपर मैं स्टडी करूंगा। तो वो करेक्टर्स कौन कौन से हैं? सो आ जाओ। सो 7 पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के। अब वो 7 पेयर कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा बेटा? हाइट। अब एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि डोमिनेंट क्या होता है जो कि सुपीरियर, और रिसेसिव क्या होगा जो कि इंफीरियर। लाइक हाइट में डोमिनेंट क्या होगा? जो कि टोल होगा, और टोल किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? कैपिटल टी एलील से। और रिसेसिव क्या रहेगा? डॉफ रहेगा, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल एलील से। अब इसके साथ पहला हो गया हाइट जो कि बिल्कुल अलग है। अब 3 पेयर प्रेजेंट होंगे, और वो कौन कौन से होते हैं वो देखो आप। पहला हो जाएगा सीड कलर, ठीक है। सेकंड हो जाएगी सीड की शेप, फिर लिखो पोड कलर, फिर लिखो पोड की शेप, फिर लिखो फ्लावर का कलर, और फिर लिखो फ्लावर की पोजीशन। यहां पर शेप नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगी? पोजीशन आएगी, राइट। ये तो हमने कैरेक्टर को इनके लिख लिया। पहला हाइट अलग है जो आपको वैसे ही याद रहेगा, फिर सीड कलर सीड से, पोड कलर पोड से, फ्लावर कलर फ्लावर की पोजीशन। अब हमने क्या लिखना है कि सीड कलर में डोमिनेंट कौन सा है? सीड कलर में डोमिनेंट होगा बेटा येलो। सीड कलर कैसा होगा डोमिनेंट में? येलो। और रिसेसिव में कैसा होगा? ग्रीन होगा। इसको रिप्रेजेंट किससे किया हमने? कैपिटल वाई से। और इसको रिप्रेजेंट किसने किया हमने? स्मॉल वाई से। अब सीड शेप, सीड की शेप कैसी हो सकती है? राउंड हो सकता है सीड, या फिर रिंकल हो सकता है। जो राउंड होगा उससे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, जो रिंकल है उसको हमने स्मॉल आर से। जो सीड शेप होता है, सीड से मटर के दाने, मटर के दाने या तो आपको राउंड मिलेंगे या फिर बिल्कुल सूसे मुंह से रिंकल प्रेजेंट होंगे ना। अब पोड का कलर, पोड का कलर इसके जस्ट अपोजिट होता है। यदि यहाँ पर डोमिनेंट में येलो है तो यहाँ पर रिसेसिव में येलो आएगा, और यहाँ पर रिसेसिव में ग्रीन है तो यहाँ पर डोमिनेंट में ग्रीन आएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया ग्रीन, और ग्रीन को रिप्रेजेंट किससे किया? कैपिटल जी से। और यहां पर हमने रखा येलो, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया हमने? स्मॉल जी से। अब नेक्स्ट है पोड की शेप। पोड की शेप कैसी होगी बेटा? पोड की शेप भी 2 टाइप की होती है। पहली होगी इन्फ्लेटेड, और सेकंड होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है। अब फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर होता है वॉयलेट, जो कि कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है, और यहां पर व्हाइट जो कि स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। फ्लावर पोजीशन किसकी होगी? एक्सियल, एक्सियल कैपिटल ए से, और टर्मिनल स्मॉल ए से, है ना। अब जो पोड की शेप है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, डोमिनेंट और इसमें। जो पोड की शेप है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड। जो इन्फ्लेटेड होगी वो होगी इसमें, और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी वो आएगी डोमिनेंट में। इसको रिप्रेजेंट किया हमने कैपिटल आई से, और इसको रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल आई से, है ना। सो ये है करेक्टर्स, ये है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, जिनको हमने या फिर मेंडल सर ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए यूज किए थे। ये हमें याद होने चाहिए। साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि इनको किन किन अलील से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि जस्ट लाइक मानो क्वेश्चन ये ही आ जाए कि कैपिटल वाई है ना, और कैपिटल जी। तो ये प्लांट जो पी प्लांट है वो कैसा है, मतलब इसके करेक्टर्स कैसे है?
तो आप ये बताओगे ये येलो कलर तो है इसकी सीड शेप में और ग्रीन कलर है इसका पोड कलर है, जो कि पोड कलर इसका ग्रीन है और जो येलो कलर है वो इसका सीड कलर है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि येलो क्या है और ये जी का क्या मतलब है, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें आप ये देखो कि हाइट है वो टोल है, मतलब टी। तो यहां से डोमिनेंट को देखते हैं, डोमिनेंट के फर्स्ट लेटर से शुरू कर रखा है, डोमिनेंट के फर्स्ट लेटर से शुरू कर रखा है, डोमिनेंट के फर्स्ट लेटर से शुरू कर रखा है, डोमिनेंट के फर्स्ट लेटर से शुरू कर रखा है। लेकिन यहां पे है ये स्टार मार्क। जो पोर्ट सेप होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा और इन्फ्लेटेड होगा। यहां पर हमने जो रिसेसिव है, रिसेसिव वाले को लिया है ना, रिसेसिव वाले से रिप्रेजेंट हमने किया। और सेम टू सेम फ्लावर कलर के अंदर भी हमने जो वॉयलेट है तो वॉयलेट का तो वी लिखना था और व्हाइट का भी छोटा वी लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर भी हमने जो रिसेसिव वाला है उसका लिया और रिसेसिव वाले अलील से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सो ये दोनों याद रखने हैं और बाकी तो सब सेम ही है। सो ये थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 पेयर क्यों बोला गया, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर भी है हमारे पास और रिसेसिव करेक्टर भी है। टोटल करेक्टर पूछे कितने हैं तो 14 करेक्टर है और पेयर में पूछे तो कितने होंगे, 7 पेयर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस। If you like it, then don't forget to share and subscribe and like the video. Thank you so much. Bye.